अशोक और लता के निधन के बाद निधि और पार्वती दोनों देवरानी जिठानी ने 2 मंजिला घर को एक एक मंजिल में बांट लिया। अब जहां पर जिठानी पार्वती निचली मंजिल पर रहा करती थी, वहीं देवरानी निधि ऊपर की मंजिल पर रहा करती थी। लेकिन जब से घर का बंटवारा हुआ था, दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दूसरे से कम ही बात हुआ करती और छोटी छोटी चीजों को लेकर अक्सर ही तकरार हुआ करती थी। एक दिन पार्वती ने अपने नीचे वाली मंजिल पर कपड़े सुखाए और वहीं निधि ने पानी भरने के लिए मोटर चला दी। टंकी भरने पर पार्वती के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। अरे देवरानी जी, जरा टंकी को बंद कर लीजिए। वैसे ही पानी की इतनी कीमत है और आप तो इंद्र देवता से भी ज्यादा पानी बरसा रही है आसमान से। माफ करना भाभी, वो मैं टीवी देखने के लिए बैठ गई थी ना, पता ही नहीं चला कब टंकी भर गई। अभी करती हूँ बंद। बंद कर दोगी, लेकिन जो मेरे बेटे की स्कूल की ड्रेस भीग गई उसका क्या करेंगे? मेरा बेटा 12वीं में है, पता है ना आपको? एक दिन की भी छुट्टी कितना नुकसान करेगी उसकी पढ़ाई का। हाँ भाभी, अब इस छोटी सी बात के लिए जेल करवा दोगी क्या? हो गई गलती, मान तो ली मैंने। ऐसा ही होता है। निधि अपनी जेठानी से लड़ने के बाद सारा दिन घर पर मुंह बनाकर बैठी हुई होती है। उससे रात के खाने में भी खिचड़ी बनाई हुई होती है। शाम के समय उसका पति नीरज घर आता है और साथ में मिठाई भी लेकर आता है। ये लो निधि, मुंह मीठा करो, बहुत खुशी की बात है, मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह, अब सच बोल रहे हैं क्या? आपकी कंपनी ने आपकी तरक्की कर दी, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर आप तो बोल रहे थे 2 साल तक आपकी कंपनी घाटे की वजह से कोई प्रमोशन नहीं करेगी। हाँ, उन्होंने मुझे भी यही बोला था, लेकिन हमें नहीं पता था हमारी कंपनी एक सरप्राइज विजिट करने वाली है। वो सब लोगों की परफॉर्मेंस पर नजर रख रही थी और उन्होंने जो भी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज थे ना, उनका इंस्टेंट प्रमोशन कर दिया, वो भी डबल सैलरी पर। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आपकी 15,000 की तनख्वाह में मुन्नी के साथ घर चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब कम से कम हम लोग आराम से रह पाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जैसे वो अमीर लोग प्रमोशन की पार्टी देते हैं ना, वैसे ही हम भी प्रमोशन की पार्टी देते हैं और सब लोगों को बुलाते हैं। वाह जी, ये बात आपने सही करी। सब लोगों को बुलाएंगे तो सब लोगों की दुआएं लगेंगी और हो सकता है जल्दी ही आपका फिर से कंपनी में प्रमोशन हो जाए। नीरज ये सुनकर हंस पड़ता है। इतनी भी जल्दी जल्दी प्रमोशन नहीं होता पगली, पर ठीक है, सोचने में क्या जाता है। वैसे आज क्या बनाया है खाने में? मैं तो कुछ बढ़िया खाऊंगा। निधि ये सुनकर घबरा जाती है और हिचकिचाती हुए कहती है, वो दरअसल ना आज फिर से भाभी से झगड़ा हो गया था। मैंने पानी खुला छोड़ दिया था और उनके कपड़े भीग गए, तो फिर मैंने गुस्से में खिचड़ी बना दी। पर फिक्र मत करिए, अब तो प्रमोशन हो गया ना, बाहर से खाना खाएंगे। अब निधि और नीरज मुन्नी को लेकर रात के समय बाहर ही खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वहीं अपने घर के मेन गेट पर ताला लगा रही पार्वती उन्हें रात के समय जाते देखती है तो अपने पति अमन से कहती है, ये नीरज इतनी रात को निधि और मुन्नी को लेकर कहाँ जा रहा है? तो छोड़ो ना, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो लोग जहां भी जा रहे हो इतना सोचने की क्या जरूरत है। वहीं अगले दिन पूरे मोहल्ले के साथ पार्वती को भी पता चलता है कि उसके देवर नीरज का प्रमोशन हो गया है। अब खुद का भले ही नुकसान हो, दूसरों का फायदा होते देखकर थोड़ी जलन तो होती है ना। गुस्से में पार्वती अब अपने घर पर भी खिचड़ी बना देती है। तभी निधि खुद ही उनसे मिलने आ जाती है। निधि के हाथ में छोले और पूरी की प्लेट होती है। वो बड़े प्यार से रौनक को वो प्लेट देती है और कहती है, लो रौनक, मैंने मुन्नी और सब लोगों के लिए छोले पूरी बनाए थे, तुम्हारे लिए भी बना दिए। मैंने सोचा तुम स्कूल से आ गए होंगे, इसलिए गर्मा गर्म देने के लिए आ गई। तुमने सुना ही होगा तुम्हारे चाचा का प्रमोशन हो गया है। भाभी, मैं आप लोगों को न्योता देने आई हूँ। हम लोग शाम को प्रमोशन की एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं, आप सब लोग जरूर आना। देखते हैं। वैसे तो रौनक का स्कूल का बहुत काम पड़ा है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, पर कोशिश करूंगी आ जाने की। कैसी बात कर रही हैं भाभी आप? बस आपको ऊपर की मंजिल पर ही तो आना है। कौन सा मैं आपको कई किलोमीटर दूर बुला रही हूँ। अरे हाँ, आ जाएंगे निधि, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। आज घर का काम करके थोड़ी देर सोना है मुझे। निधि वहां से चली जाती है। पार्वती को बहुत बुरा लग रहा था और साथ ही साथ जलन भी हो रही थी। शाम के समय रौनक अच्छे से जीन्स और शर्ट पहनकर तैयार हो जाता है। उसे देखकर पार्वती कहती है, रौनक इतना तैयार होकर कहाँ जा रहा है? हाँ, क्या आ रहा है ये सब कुछ? चाचा चाची के यहाँ जा रहा हूँ, उनके घर पर प्रमोशन का फंक्शन है। अब देखो, आप जाओ ना जाओ, मैं जरूर जाऊंगा। रौनक अपनी माँ की एक नहीं सुनता और वो तुरंत ही ऊपर की तरफ भाग जाता है। वहीं पार्वती गुस्से में बोलती है, बहुत शरारती हो गया ये लड़का। कोई बात नहीं, अमन जी और मैं तो नहीं जाएंगे। मैं अमन जी से बोल दूंगी मेरी तबीयत खराब है और मेरी तबीयत खराब देकर वो खुद भी नहीं जाएंगे। ऐसा ही होता है। पार्वती अमन के आगे बीमार होने का नाटक करती है और अमन और पार्वती प्रमोशन की पार्टी में नहीं जाते। नीरज और निधि प्रमोशन की वजह से बहुत ज्यादा खुश थे। एक दिन निधि ने नीरज से कहा,
सुनो ना नीरज, हमारा ये छोटा टीवी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया है तो एक नया टीवी उठा लेते ना। अरे बाबा निधि, अभी मेरी पहली सैलरी आई है प्रमोशन के बाद और तुम अभी से टीवी उठाने की बात कर रही हो। इतने खर्चे नहीं करने चाहिए, नजर लग जाती है। कोई नजर नहीं लगेगी, मैं तुम्हें काला धागा बांधूंगी। हम ऐसा करेंगे, ईएमआई पर टीवी उठाएंगे, वो भी 0 इंटरेस्ट पर। और अगर फिर भी कोई परेशानी हो गई तो मैं ट्यूशन पढ़ाकर किस्त भर दूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, वैसे भी भैया के घर में भी छोटा टीवी है, हम बड़ा टीवी लगा लेंगे तो रौनक और मुन्नी दोनों का मन लगा रहेगा। अब नीरज भी संडे वाले दिन जाकर एक बड़ा एलसीडी टीवी उठाकर ले आता है। पार्वती ये सब कुछ होते हुए देख रही होती है और पड़ोसनों का तो काम ही होता है आग लगाना। थोड़ी देर में उसके पास उसकी पड़ोसन रेणुका आती है और कहती है, अरे वाह, तुम्हारे देवर के हाथ में कोई अलादीन का चिराग लगा है क्या? कुछ दिन पहले प्रमोशन हुआ, तनख्वाह बढ़ गई और अब नया टीवी। भगवान ही जाने रेणुका, ऐसा कौन सा चिराग हाथ लग गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। इतना घिसेंगे तो चिराग ही घिस जाएगा। पार्वती को जलन तो बहुत हो रही थी, लेकिन वो बेचारी क्या ही बोल सकती थी। तभी निधि टीवी की मिठाई लेकर पार्वती के पास आती है। सही बात है, इसीलिए तो टीवी दिखाने के लिए नहीं बुलाया, सिर्फ मिठाई लेकर आ गई हो। भाभी आप गलत समझ रही हैं। हमारा परिवार अलग हो गया है तो क्या हुआ, घर तो एक ही है। आपका जब मन करे टीवी देखने आ सकती हैं। और अपनों को कभी बुलाया जाता है क्या? बस बस रहने दो, अगर अपनों को बुलाया नहीं जाता तो तुमने प्रमोशन की पार्टी में क्यों बुलाया था। खैर छोड़ो। निधि उदास हो जाती है और मिठाई का डिब्बा वहीं रखकर चली जाती है और आगे कुछ भी नहीं बोलती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मौसम बहुत अच्छा था। पार्वती ने बड़े प्यार से कढ़ी की सब्जी बनाई और कढ़ी बनाते हुए बोली, कढ़ी तो मेरे देवर नीरज को भी बहुत पसंद है, उसके लिए थोड़ी सी निकाल देती हूँ और देकर आऊंगी, खाएगा तो खुश हो जाएगा। पार्वती ने कुछ पल के लिए सब कुछ भूलकर कढ़ी की सब्जी तैयार की। जैसे ही वो ऊपर जाने लगी तभी उसकी मां नंदिनी का कॉल आता है। उसे अपनी देवरानी की जीवन में हो रही हलचल के बारे में सब कुछ अपनी मां को बताना था। अच्छा सही है सही है, फिर तो तेरे देवर की किस्मत चमक गई। अपने पति को बोलकर अपना भी प्रमोशन करवा लेना। अब क्या बोलूं माँ, रौनक भी बड़ा हो गया है, उसके कॉलेज की पढ़ाई में कितना खर्चा होगा। 30,000 की नौकरी में क्या ही घर चलता है। 10,000 का राशन और 5,000 का बिल चला जाता है, बाकी खर्चा अलग। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक बोली बेटा, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। पार्वती को खुद ही समय का अंदाजा नहीं रहता। रात के 11 बज जाते हैं और वो कढ़ी देने नहीं जा पाती। रात के 11 बजे जब वो कढ़ी देने जाती है तो निधि नींद में दरवाजा खोलती है। अरे भाभी आप? अरे वो मैंने कढ़ी बनाई थी, नीरज को कढ़ी बहुत पसंद है ना, उसके लिए कढ़ी लेकर आई थी। भाभी लेकिन हम सबने तो खाना खा लिया। वो नीरज को समय से ऑफिस जाना होता है ना, तो हम लोग 9 बजे ही खाना खा लेते हैं। घर में मटर पनीर बननी है, क्या मैं थोड़ी मटर पनीर आपको दूं अगर आप लोगों ने खाना नहीं खाया तो? पार्वती को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसे अपनी गलती नजर नहीं आती कि वो कितनी रात को खाना देने आई थी। वो फिर से ताना मारना शुरू करती है। हाँ, अब तो गरीबों की थाली में अमीरों वाला खाना आ गया है। तुम्हें मेरी सिंपल सी कढ़ी अपने मटर पनीर के आगे कैसे पसंद आएगी, इसीलिए नहीं ले रही हो ना। तभी पीछे से नीरज निकल कर आता है। भाभी अब कैसे बात कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम लोगों ने खाना खा लिया है और मैं 2 दिन के लिए प्रोजेक्ट के काम से बाहर जा रहा हूँ। अब कढ़ी दे दो, निधि और मुन्नी खा लेंगे। कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद मैं तुम्हारे पास कुछ भी लेकर नहीं आऊंगी, सब समझती हूँ मैं। पार्वती चुपचाप वहां से चली जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अगले दिन नीरज को सच में ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना होता है, तो निधि उसके लिए घी के लड्डू बनाकर तैयार करती है। तो नीरज कहता है, निधि अपना अच्छे से ख्याल रखना और कुछ लड्डू रौनक और भाभी के लिए भी भिजवा देना। ये भी कोई बोलने की बात है क्या? वो परिवार हमारे परिवार से अलग थोड़ी ना है। मैंने पहले ही ज्यादा लड्डू बनाया है। पहले आप आराम से चले जाओ, उसके बाद मैं उन्हें लड्डू देकर आ जाऊंगी। अब नीरज भी 2 दिन के लिए बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ निधि जब पार्वती को लड्डू देने जाती है तो पार्वती कहती है, वाह, आज से पहले तो जब भी तुम्हें लड्डू बनाने होते थे तो हम दोनों मिलकर लड्डू बना देती थी, अब तुम अकेले लड्डू बना रही हो। सही बात है भाई, गरीबों की थाली में अमीरों वाला खाना जो आ गया है। हाँ, तुम्हें किस चीज की कमी है? माफ करना भाभी, आप गलत समझ रही हो। दरअसल इन्हें अचानक जाना था तो मैंने सोचा लड्डू बनाकर दे देती हूँ। उनके ऑफिस का स्टाफ भी खा लेगा, अब मैं आपको क्या परेशान करती। हाँ ठीक है, जो तुम बोलो वो सही, जो बाकी बोले वो गलत। पार्वती ने लगभग निधि से अब बात करना ही बिल्कुल बंद कर दिया था।
वो ज्यादातर गुस्से में ही रहा करती थी। एक दिन अमन घर आता है और खुशी से उसे गोद में उठा लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पार्वती पार्वती पार्वती, तुम सोच भी नहीं सकती आज क्या हुआ। क्या हुआ? आपके हाथ में देवर जी की तरह कोई चिराग लग गया है क्या? ऐसा भी क्या हो गया जो मैं सोच भी नहीं सकती? नीरज के हाथ में जो चिराग लगा था ना, उससे बड़ा चिराग मेरे हाथ में लगा है। हमारी कंपनी के मैनेजर ने अचानक रिजाइन कर दिया, तो सभी एम्प्लॉयज का एक एग्जाम लिया गया और उस एग्जाम में मैं पास हो गया। मुझे कंपनी का मैनेजर बना दिया है। अब मेरी तनख्वाह हो गई है 80,000। क्या? 80,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। अजय, आज तो आपने क्या बात सुनाई है, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर पार्वती अपने मन में बोलती है, अब उस निधि को बताऊंगी। उसने भी मुझे बहुत जलाया था ना, गरीबों की थाली में अमीरों वाला खाना रखकर। अब बताऊंगी कि शो ऑफ कैसे किया जाता है। अब पार्वती ने भी अपने पति के प्रमोशन की बातें पूरे मोहल्ले में फैला दी। वो निधि को भी ये बताने जाती है और कहती है, सुना है नीरज आज शाम तक आ जाएगा, तो मैंने शाम को ही अमन के प्रमोशन की पार्टी रखी है, तो तुम और नीरज मुन्नी के साथ आ जाना। ठीक है दीदी, मैं आ जाऊंगी। पार्वती अपने घर में वापस आ जाती है। उसने सब लोगों को न्योता दे दिया था, लेकिन एक बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। जब निधि ने मुझे बुलाया था तो मैंने 100 बहाने दिए थे और निधि ने तो झट से कह दिया आ जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि जलन की वजह से वो शाम की पार्टी में आएगी। मैंने तो फॉर्मेलिटी कर दी, मुझे और क्या चाहिए। पार्वती ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी। पूरे घर को अच्छे से सजाया, बाहर में ऑनलाइन शेफ खाना बनाने के लिए मंगवाए हुए थे, गली में टेंट लगाया हुआ था। थोड़ी देर में सारे मेहमान आ जाते हैं। नीरज भी ऑफिस से सीधा आ जाता है और सब लोग दावत का मजा उठा रहे होते हैं, लेकिन निधि कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी रेणुका ने पार्वती के पास आकर कहा, सब नजर आ रहे हैं पार्वती, लेकिन तुम्हारी प्यारी देवरानी पार्टी में नहीं आई, क्या बात होगी? कैसे आएगी रेणुका? मैं गई थी क्या उसके पति के प्रमोशन की पार्टी में? कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, जलन तो होती है। वो नहीं आएगी, देख लेना। जहां पर हर कोई पार्टी का मजा ले रहा होता है, वहीं थोड़ी देर में निधि सुंदर सी साड़ी पहनकर हाथ में तोहफा लेकर आती है। उसने एक तोहफा अपने जेठ को दिया और दूसरा तोहफा लेकर पार्वती की तरफ बढ़ी और बोली, माफ करना भाभी, थोड़ी देरी हो गई, वो तोहफा पैक करने में टाइम लग गया था। आखिर आज आपके लिए इतनी बड़ी खुशी का दिन है, तो खाली हाथ कैसे आ जाती? पार्वती हैरान रह जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर निधि आ कैसे गई। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ निधि ने साड़ी का पल्लू कमर में कसा और कभी किसी को नाश्ता परोसती, कभी किसी को खाना खिलाती। वो सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। थोड़ी देर में जब मेहमान चले जाते हैं और सिर्फ घर के लोग बचते हैं, तो रसोई में खड़ी पार्वती निधि से कहती है, निधि, एक बात कहना चाहती हूँ जो मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या तुम मुझे उसका सच सच जवाब दोगी? हाँ, क्यों नहीं भाभी, क्या बात है? मैं जब से पार्टी में आई हूँ, मैंने देखा आप कुछ उदास नजर आ रही है, बहुत परेशान भी है। कोई चिंता है क्या जो आपको खाए जा रही है? निधि, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जब तुम्हारे पति का प्रमोशन हुआ था तो मैं उस पार्टी में नहीं आई थी, क्योंकि सच यही है कि मुझे जलन हो रही थी। लेकिन जब अमन का प्रमोशन हुआ तो तुम आई और तोहफा भी लेकर आई, और तुमने सारे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। ऐसा क्यों? भाभी, पहली बात तो जलन करना ही बुरी बात है, और जलन कभी अपनों से थोड़ी ना की जाती है। अपने तो हमेशा सुख दुख में साथ देते हैं, और अगर कोई अपना तरक्की कर रहा है और आप उसे जलने लगो तो आप उसके अपने नहीं हो। तभी रसोई में नीरज आता है, जिसने अपनी भाभी और पत्नी की बातें सुन ली थी। उसने बड़े प्यार से भाभी से कहा, भाभी, जिंदगी तो एक रेस है, कभी कोई आगे चला जाता है, कभी कोई पीछे। हो सकता है कल को हमारी मुन्नी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए और उसके बाद रौनक का कोई बहुत बड़ा बिजनेस सेट हो जाए, या ये भी हो सकता है कल को मेरी नौकरी चली जाए और भैया अपनी प्रमोशन वाली कंपनी के मालिक बन जाए। जिंदगी और किस्मत बदलती रहती है। सच तो यही है भाभी कि मुझे आपसे कभी भी जलन नहीं थी, और मैं खुद चाहती थी कि जल्दी से जल्दी भैया का प्रमोशन हो जाए, ताकि रौनक का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और हमने तो खुद भी रौनक के नाम से पैसे जमा किए थे, ताकि कल को अगर जरूरत हो तो रौनक की पढ़ाई में काम आए। वो भी तो मेरे बेटे जैसा ही है ना। अपने देवर और देवरानी की बातें सुनकर पार्वती को यह एहसास होता है कि वो कितनी ज्यादा गलत थी, जो कि गलत सोच के साथ अपनों से ही जलन कर रही थी। वो उन दोनों से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो। जब नीरज का प्रमोशन हुआ तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि नीरज और तुम में घमंड आ गया है, जबकि सच बात यह थी कि तुम लोगों में घमंड नहीं, मुझ में जलन आ गई थी। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और समझ में आ गया है कि रिश्ते जलन और घमंड दोनों के ही मोहताज नहीं होते।
भाभी आप हमसे बड़ी हैं, कुछ चीजें हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे। आपको हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। निधि की बात सुनकर पार्वती को भी तसल्ली होती है। अब पूरे परिवार ने पूरे घर को मिलकर साफ किया। मुन्नी और रौनक ऊपर वाले कमरे में बड़े से टीवी के आगे बैठकर मूवी देखने लगे। पूरा परिवार अलग होकर भी एक होकर रहने लगा और सब कुछ अच्छे से हो गया। सुबह के समय घर की रसोई में रोशनी तेजी से हाथ चला रही है। एक तरफ चाय उबल रही है, दूसरी तरफ वो पराठे बेल रही है। बाहर से कमला आवाज देते हुए, रोशनी, अरे ओ रोशनी, चाय बनी की नहीं बहू? बस 2 मिनट माँ जी, छान रही हूँ, आपके लिए बिना चीनी की निकाली है। जरा जल्दी कर, अखबार वाला भी आ गया है। चाय के बिना अखबार पढ़ने में मजा नहीं आता। तभी रोशनी चाय लेकर वहां आती है और अपनी सास को चाय देते हुए, ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चाय और बिस्कुट। हाँ, अब जाकर जान में जान आई। बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? सोच रही हूँ आलू गोभी की सूखी सब्जी और पराठे बना दूं, रिया को भी टिफिन ले जाना है। तभी रिया कमरे से हड़बड़ाते हुए निकलती है। हाथ में कॉलेज का बैग है। भाभी, मेरा टिफिन कहाँ है? बस छूट जाएगी मेरी। बस अभी लाई रिया। रोशनी रिया की टिफिन पैक करके रिया को देते हुए कहती है, ये लो रिया, पराठे और सूखी आलू की सब्जी रखी है, पानी की बोतल भी बैग में डाल दी है। थैंक गॉड माँ, मैं जा रही हूँ। आते वक्त शाम को शर्मा अंकल की दुकान से बिजली का बिल जमा करना है ना? हाँ, कर देना, और रास्ते में वो गुप्ता जी की दुकान से मेरी घुटने वाली दवाई भी लेती आना, पत्ता खत्म हो गया है। ठीक है माँ, और कुछ? आधी दुनिया के काम तो मैं कॉलेज से जाते जाते ही निपटा देती हूँ। संभल कर जाना रिया, दोपहर को तेज धूप हो जाएगी। हाँ भाभी, बाहर निकलो तब पता चलता है कि धूप में बाहर जाने में कितनी मेहनत लगती है। घर में बैठकर पंखा और कूलर में तो गर्मी का एहसास भी नहीं होता। बाहर मेहनत होगी रिया, पर घर के अंदर भी काम कम नहीं होता। सारा दिन काम में ही बीत जाता है। सच कहूँ तो मुझे तो घर का कोई काम ही नहीं लगता भाभी। अच्छा, चलती हूँ। रिया तेजी से बाहर निकल जाती है और रोशनी रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। वो बर्तन धोकर रसोई का सारा काम निपटाती है और अपने कमरे में जाती है। तभी रोशनी की माँ का कॉल आता है। रोशनी अपनी माँ से बातें करते हुए, हाँ माँ, कैसी हो? आवाज इतनी कमजोर क्यों लग रही है? बेटा, मेरी तबीयत सुबह से बहुत खराब है, चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर के पास जाना है, पर पैर नहीं उठ रहे। क्या? पापा कहाँ हैं और भैया? तुम्हारे पापा और भैया बिजनेस की किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। मैं अकेली हूँ और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप फिक्र मत करो माँ, मैं अभी आ रही हूँ, बस आधे घंटे में पहुँचती हूँ। आप पानी पीकर लेटो। रोशनी फोन रखती है और जल्दी से अपनी साड़ी ठीक करती है। वो हॉल में आकर कमला से कहती है, माँ जी सुनिए। क्या हुआ बहू, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो? कोई परेशानी है क्या? माँ जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अकेले डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, मुझे जाना होगा। अच्छा, तो फिर जल्दी जा और अपनी माँ को देख ले बेटा। मैंने दोपहर का खाना बना दिया है माँ जी, शाम को रिया आ जाएगी, वो संभालेगी, मैं रात तक लौट आऊंगी। ठीक है, जा, अपनी माँ का ख्याल रखना, पहुंचकर फोन कर देना। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। रोशनी चली जाती है। शाम के 7 बजे रमेश दफ्तर से लौटता है और लाइट ऑन करता है। घर बिखरा पड़ा है। रिया सोफे पर बैठकर फोन चला रही है। अरे रिया, घर में इतनी शांति क्यों है? रोशनी कहाँ है और अंधेरे में क्यों बैठी हो? भैया, भाभी अपनी माँ के घर गई है, उनकी माँ बीमार है। अच्छा, रोशनी ने बताया नहीं, पर रसोई में तो अंधेरा है, चाय नहीं बनी क्या? मुझे क्या पता भैया, मैं तो अभी 1 घंटे पहले ही कॉलेज से और बाहर का काम निपटा कर आई हूँ, इतनी थक गई हूँ कि पैर नहीं चल रहे। तो तुम 1 कप चाय भी नहीं बना सकती थी? माँ को तो कम से कम पूछ लेती। भैया, मैं थकी हुई आई हूँ, आते आते बिजली का बिल भरा, माँ की दवाई लाई, अब रसोई भी मैं ही संभालूं? तभी कमला देवी अपने कमरे से कराहते हुए बाहर आती है। अरे रमेश, आ गया तू? बहू का कुछ अता पता है? दोपहर को गई थी, अब तक नहीं आई। माँ, रोशनी की माँ बीमार है, आ जाएगी वो, पर आप लोगों ने कुछ खाया कि नहीं? क्या खाएंगे, दोपहर की 2 सूखी रोटियां बची थी, वही पानी के साथ निकल ली। रिया से कहा कि चाय बना दे तो कहती है पैर दुख रहे हैं। माँ, मैं सुबह से कॉलेज गई, फिर धूप में बिजली का बिल भरा, फिर आपकी दवाई लेने 2 किलोमीटर दूर गई, अब रसोई भी मैं ही चलाऊं? शांत हो जाओ दोनों, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए मंगवा लेता हूँ, बहस मत करो। रिया, जरा पानी तो दे दो। पानी भी खुद ले लो भैया, मैं तो बैठ रही हूँ। रात के 9 बजे रोशनी थकी हारी लौटती है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही है। घर का दरवाजा खुला है
हॉल में रमेश, कमला देवी और रिया बैठे हैं। मेज पर बाहर के खाने के डिब्बे खाली पड़े हैं। प्रणाम माँ जी। रमेश, आप आ गए? आ गए, हम तो कब के खा पी कर बैठ गए। बहू, तुम्हारी माँ कैसी है अब ठीक है माँ जी, डॉक्टर ने ड्रिप लगाई थी, इसलिए आने में देर हो गई। रमेश, आपने खाना खाया? हाँ रोशनी, बाहर से मंगा लिया था। तुम बहुत थक गई होगी, बैठो, पानी लाओ तुम्हारे लिए। नहीं रमेश, मैं खुद ले लूंगी। रोशनी पानी पीने रसोई में जाती है तो देखती है कि सिंक में जूठे बर्तन भरे पड़े हैं और काउंटर बिखरा है। सारा सामान यहाँ वहाँ फैला है। वो पानी पीती है और वापस हॉल में आकर रिया से कहती है, रसोई में कुछ नहीं बना? रिया, तुम तो 4 बजे ही आ गई थी ना? भाभी, मैं कॉलेज पढ़ने जाती हूँ, कोई पिकनिक पर नहीं। बाहर के 100 काम करने के बाद मुझे हिम्मत नहीं थी कि चूल्हा फूकूं। रिया, मैंने बस इतना पूछा कि तुमने चाय भी नहीं बनाई। माँ जी भूखी बैठी थी। माँ जी भूखी नहीं थी, उन्हें दलिया दी थी मैंने। और रोज रोज मुझसे ये उम्मीद मत किया करो, मेरा काम बाहर का है, घर का नहीं। चुप कर रिया, भाभी से ऐसे बातें करते हैं। रोशनी, तू देख ही रही है, मुझसे अब ज्यादा खड़ा नहीं हुआ जाता, नहीं तो मैं ही कर लेती। मैं देख रही हूँ माँ जी, और इसलिए मुझे लगता है कि अब घर में एक नया नियम होना चाहिए। कैसा नियम रोशनी? यही कि कल से एक समय की रसोई का काम मैं करूंगी और दूसरे समय का काम रिया करेगी। क्या? मैं रसोई संभालूंगी? भाभी, आपका दिमाग तो ठीक है, रसोई भी अब मैं ही चलाऊं? मेरा कॉलेज कौन देखेगा? कॉलेज तुम सिर्फ 4 घंटे के लिए जाती हो रिया, बाकी समय तुम बाहर के छोटे मोटे काम करती हो। अगर हम जिम्मेदारियां नहीं बांटेंगे तो किसी एक का दम निकल जाएगा। मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं बांटनी। भैया देखो ना, भाभी क्या कह रही है। रोशनी सही कह रही है रिया, अगर वो कभी बीमार पड़ गई या उसे बाहर जाना पड़ा तो क्या हम सब भूखे मरेंगे? कल सुबह से तुम रसोई संभालोगी। हाँ रिया, रमेश सही कह रहा है, थोड़ा हाथ बटाना सीख। ठीक है, कल सुबह देख लेना मेरी रसोई। अगली सुबह रसोई में रिया खड़ी है। उसके सामने आटा, सब्जियां और मसाले रखे हैं। वो समझ नहीं पा रही है कि शुरुआत कहाँ से करे। रोशनी चुपचाप हॉल में झाड़ू लगा रही है। इधर रिया, आटा कैसे गूंथते हैं? पानी कितना डालना होता है? माँ तो हमेशा अंदाजे से डालती है। रिया आटे में ढेर सारा पानी डाल देती है। आटा एकदम गीला और चिपचिपा हो जाता है। वो रोने जैसी हो जाती है। उसके दोनों हाथों में आटा चिपक गया है। भाभी, ये आटा तो हाथ में ही चिपक गया, निकल नहीं रहा, जरा इधर आओ ना। रोशनी रिया की आवाज सुनकर रसोई के दरवाजे पर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, थोड़ा सूखा आटा डालो उसमें और हल्के से हाथों से मलो, घबराओ मत। रिया थोड़ा सूखा आटा डालती है और आटा गूंद लेती है। फिर सब्जियां काटते समय उसकी उंगली कटने से बची ये देखकर रिया, उफ, ये तो बहुत बड़ा झंझट है। सब्जी काटे में उंगली कटने से बची मेरी, ये चाकू भी कितना तेज है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आज दोपहर का खाना तुम्हें ही बनाना है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। देख लेना भाभी, ऐसा खाना बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाओगी। कोई बड़ी बात नहीं है ये, अब जाओ यहाँ से। रोशनी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। रिया सब्जी छौंकने के लिए कढ़ाई में तेल डालती है। तेल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और जैसे ही वो जीरा डालती है धुआं उठने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या? जल गया सब। माँ, भाभी बचाओ, धुआं भर गया पूरे किचन में। रिया की आवाज सुनकर रोशनी दौड़कर आती है और गैस बंद करते हुए कहती है, तेल ज्यादा गर्म हो गया था रिया, ध्यान से करो। मैं कर लूंगी भाभी, आप जाओ। रोशनी फिर चली जाती है और रिया काम में लग जाती है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। रमेश दफ्तर से लंच के लिए घर आया है। मेज पर खाना लगा है। रोटियां टेढ़ी मेढ़ी और कुछ जगह से जली हुई है। सब्जी का रंग काला पड़ गया है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। कमला देवी एक निवाला खाने के चक्कर में, तू तू रिया, ये सब्जी है या नमक का पहाड़? कितना नमक डाला है इसमें, पानी लाओ कोई। माँ, मैंने तो सिर्फ 2 चम्मच ही डाला था, मुझे लगा कम ना हो जाए। और ये रोटी इतनी कड़क है कि पापड़ भी से शर्मा जाए। रिया, इसे चबाने के लिए नए दांत लगवाने पड़ेंगे। भैया, आप भी मजाक उड़ा रहे हो। मैंने सुबह से पैर नहीं टिकाए हैं, पसीने से तरबतर हो गई हूँ रसोई में, मेरी पेट दुखने लगी है। कोई बात नहीं रमेश, पहली बार बनाया है उसने, खा लो थोड़ा थोड़ा, अचार के साथ खा लो। भाभी, आपने जानबूझकर मेरी मदद नहीं की ना, ताकि मैं सबके सामने बेवकूफ साबित हो सकूं? आप यही चाहती थी? नहीं रिया, मैं तुम्हें नीचा दिखाना नहीं चाहती थी। मैं बस ये चाहती थी कि तुम खुद महसूस करो कि जिस काम को तुम सिर्फ पंखे के नीचे बैठना कहती हो, उसमें कितनी मेहनत लगती है। तो क्या आप जता रही हैं कि आप बहुत बड़ा काम करती हैं? बाहर धूप में घूमना आसान है क्या? मैं जता नहीं रही रिया, घर चलाना और बाहर जाना
दोनों अपनी अपनी जगह मुश्किल है, पर तुमने घर के काम को बिल्कुल कमतर समझ लिया था। तुम्हें लगता था यहाँ कोई मेहनत नहीं है। रिया बिना खाना खाए उठकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। रमेश और कमला देवी रोशनी को देखते हैं। रोशनी, उसे समझ आ जाएगा, फिक्र मत करो। अगला दिन सुबह सुबह रोशनी के फोन पर फिर से कॉल आता है। रोशनी फोन उठाकर बात करती है और परेशान हो जाती है। क्या डॉक्टर ने आज ही सारे टेस्ट करवाने को कहा है? ठीक है पापा, मैं तुरंत आती हूँ, आप अकेले मत जाइएगा, मैं पहुंच रही हूँ। रोशनी फोन रखती है और रिया के कमरे की तरफ देखती है जिसका दरवाजा बंद है। वो कमला देवी के पास जाती है जो हॉल में बैठी है। माँ जी, माँ के कुछ टेस्ट होने हैं आज, रिपोर्ट भी लेनी है, मुझे फिर से जाना होगा। रमेश तो दफ्तर चले गए हैं। हाँ हाँ, तू जा बेटी, अपनी माँ के साथ रह, उनकी सेहत ज्यादा जरूरी है। बस मैं सोच रही थी कि आज घर का क्या होगा, कल का हाल तो तूने देखा ही था। जो होगा देखा जाएगा माँ जी, रिया घर पर ही है, मुझे निकलना होगा, देर हो रही है, बस छूट जाएगी। रोशनी जल्दी से बाहर निकल जाती है। रिया अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा खोलकर ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कश्मकश है। दोपहर के समय कमला देवी अपने कमरे में लेटी है और उनके घुटनों में तेज दर्द हो रहा है। वो दर्द से कराह रही है। रिया, अरे रिया, सुनना जरा बेटा, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, बाम लगा दे थोड़ा। रिया अपने कमरे से बाहर आती है। वो रसोई की तरफ देखती है जो पूरी बिखरी पड़ी है। सुबह की चाय के बर्तन वैसे ही रखे हैं। फिर वो अपनी माँ के कमरे में जाती है। क्या हुआ माँ, ज्यादा दर्द है क्या? मैं बाम लगा देती हूँ। हाँ बेटा, आज तो सुबह की चाय भी नसीब नहीं हुई। रोशनी होती तो अब तक काढ़ा बनाकर पिला देती, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। माँ, भाभी रोज इतना सब कैसे कर लेती है? थकती नहीं है क्या? कभी चेहरे पर शिकन भी नहीं दिखाती। थकती तो वो भी है रिया, पर वो कभी बोलती नहीं। उसे लगता है कि ये उसका परिवार है और परिवार के लिए थकना कैसा, वो सबको खुश देखना चाहती है। पर मैंने तो उनसे हमेशा कड़वी बातें ही की, उन्हें ताने दिए। मुझे लगा बाहर धूप में भागना ही असली काम है। बाहर का काम भी जरूरी है बेटा जो तू करती है, पर घर का काम वो नींव है जिस पर ये पूरा मकान खड़ा है। अगर रोशनी रसोई न संभाले तो हम सब बीमार पड़ जाएं। घर घर नहीं होगा। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप खड़ी होती है, अपनी आंखें पोंछती है और रसोई की तरफ कदम बढ़ाती है। रसोई में आकर रिया गहरी सांस लेती है। वो अपने बाल बांधती है और काउंटर साफ करना शुरू करती है। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का भाव है। इस पर मैं गलती नहीं करूंगी। इंटरनेट पर देखती हूँ कि सब्जी में मसाले और नमक का सही अंदाजा कैसे लगाते हैं। रिया फोन में रेसिपी देखती है। वो बहुत ध्यान से सब्जियां काटती है, एक एक टुकड़ा बराबर। इस बार वो तेल को ज्यादा गर्म नहीं होने देती। धीमे धीमे वो मसाले भूनती है। रसोई से अच्छी खुशबू आने लगती है। वाह, ये तो बिल्कुल परफेक्ट बनी है, नमक भी सही है। अब आटा गूंदना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, भाभी ने यही कहा था। रिया धीरे धीरे पानी डालकर आटा गूंथती है। इस बार आटा बिल्कुल सही और मुलायम गूंथता है। वो गोल गोल रोटियां बेलने की कोशिश करती है। हालांकि रोटियां पूरी गोल नहीं बनती, पर वे जलती नहीं और फूली हुई बनती है। फिर वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए, आप सब खाकर बताइए कैसा बना है। कमला देवी पहला निवाला खाकर मुस्कुराते हुए, अरे वाह रिया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। बिल्कुल रोशनी जैसी तो नहीं, पर बहुत अच्छी है। दिल खुश कर दिया तूने। थैंक यू माँ, आप आराम से खाइए, मैं बाकी का बचा हुआ काम भी निपटा देती हूँ। शाम के 6 बज चुके हैं। घर की घंटी बजती है। रोशनी थकी हुई हालत में वापस लौटती है। उसके हाथ में कुछ दवाइयों के थैले हैं। वो डरते डरते घर में कदम रखती है, ये सोचकर कि आज फिर घर बिखरा हुआ होगा और सब भूखे होंगे। रोशनी जैसे ही हॉल में आती है, चौंक जाती है। ये सब क्या है? मैं सही घर में आई हूँ ना? पूरा हॉल साफ सुथरा है। चीजें अपनी अपनी जगह पर सलीके से रखी हैं। रोशनी रसोई की तरफ बढ़ती है। रोशनी का काउंटर बिल्कुल चमक रहा है। सारे बर्तन धुलकर अपनी जगह पर सजे हुए हैं, एक भी दाग नहीं है। आ गई भाभी, बैठिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए ठंडी लस्सी लाती हूँ। रिया, ये सब तुमने किया? घर इतना साफ और रसोई भी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ भाभी, माँ को खाना खिला दिया था दोपहर में। उनके पैर में दर्द था तो उन्हें दवाई देकर सुला दिया। अब वो आराम कर रही हैं। तुम अकेले इतना सब संभाल रही हो, और तुम्हारा कॉलेज, तुम थकी नहीं? आज कॉलेज की छुट्टी थी भाभी, और अच्छा ही हुआ कि छुट्टी थी। मुझे समझ आया कि इस 4 दीवारी के अंदर जो आप करती हैं वो किसी दफ्तर या कॉलेज की पढ़ाई से कम नहीं है। इसमें पूरा दिल लगाना पड़ता है।
रिया, मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना या सताना नहीं था। मैं बस चाहती थी कि हम सब एक दूसरे को समझें। मैं जानती हूँ भाभी, कल जब मैंने पहली बार खाना बनाया तो मेरी कमर टूट गई थी, और आप तो ये काम सालों से रोज बिना किसी शिकायत के दिन में 3 बार करती हैं। सबको गर्म खाना खिलाती हैं। तू बाहर जाके जो काम करती है, बिल भरना, दवाइयाँ लाना, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी मदद है। अगर तू वो ना करे तो मुझे धूप में भागना पड़े। हम दोनों ही मेहनत करते हैं। तभी रमेश भी दफ्तर से घर आता है। वो घर का बदला हुआ और साफ सुथरा माहौल देखकर हैरान रह जाता है। अरे, आज तो घर की रौनक ही बदली हुई है। क्या बात है? आज कोई झगड़ा नहीं हुआ? सब शांत है? अब कभी झगड़ा नहीं होगा रमेश। मेरी दोनों बेटियों ने घर संभाल लिया है। आज रिया ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी, उंगलियां चाटती रह गई मैं। अच्छा, तो आज मुझे बाहर का खाना नहीं खाना पड़ेगा, आज घर का स्वाद मिलेगा। बिल्कुल नहीं भैया, आज मैंने और भाभी ने मिलकर तय किया है, अब से बाहर के काम हो या घर के, हम दोनों मिलकर करेंगे। कोई अकेला बोझ नहीं उठाएगा। हाँ, क्योंकि ये रसोई सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है, और हम सब मिलकर ही इसे चलाएंगे। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल हो जाता है। रमेश और कमला देवी दोनों मुस्कुराने लगते हैं। रोशनी और रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है। बिना किसी लंबे ड्रामे या बहस के दोनों के बीच एक गहरा सम्मान और समझ का रिश्ता बन जाता है। घर में खुशियां लौट आती हैं।